मिशेल फूको 20वीं सदी का एक अजीम फ्रांसीसी दानिश्वर, फ़लसफ़ी, हिस्टोरियोग्राफ़र, साइकोलॉजिस्ट, माहिर इमरानियात और माहिर लिसानियात है। ये फ़्रांस के एक जनूबी कस्बे पोइटर में पैदा हुआ। 1926 में ये पैदा हुआ। इसका तल्लुक़ एक बहुत अमीर और साहिब सरवत घराने से था। इसका फ़ादर जो था, इसका बाप, इसके नाना और इसके जो दादा थे, उन तमाम के तमाम अफराद का पेशा डॉक्टर थे। इसका फ़ादर सर्जन था, इसका नाना जो था वो भी सर्जन था, इसका जो दादा था वो एक डॉक्टर था। ये 3 बहन भाई थे और इसके फ़ादर की एक शदीद ख्वाहिश थी कि मेरे जो ख़ानदानी पेशा है इसको आगे चले और फूको जो है वो भी एक सर्जन या डॉक्टर बने। लेकिन ये एक अपर बुर्जुआ क्लास का होने के बावजूद वो उनकी रवायात और उनके लाइफस्टाइल से बेजार था और बचपन ही से वो अलग थलग रहता था। बचपन में इसको एक कैथोलिक स्कूल या मदरसे में दाखिल किया गया। वहाँ पे इसने कुछ तालीम इब्तदाई हासिल की। उस ज़माने में ये चर्च का अल्टर बॉय भी रहा। लेकिन इसके बाद इसका कोई मज़हब से ज़्यादा शगफ़ या लगाव नहीं था। उसके बाद ये हेनरी फोर लाइसिए, इसके जो प्राइमरी सेक्शन था वहाँ पे इसने तालीम शुरू की और इसको पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था और उसके उस ज़माने में भी जो ज़्यादा शुगल और उसके जो इंटरेस्ट थे वो किताबों में थे और लोगों से और अपने हमजोलियों से, हम उम्रों से इसका कोई ख़ास कल्बी तल्लुक़, कोई गहरा तल्लुक़, कोई जज्बाती तल्लुक़ नहीं था। उसके बाद ये पेरिस आ गया और वहाँ पे हेनरी फोर लाइसिए सेकेंडरी जो उसका स्कूल था वहाँ पे इसमें एडमिशन लिया और वहाँ पे ये बहुत अच्छा स्टूडेंट था और उसने इम्तियाज़ी हैसियत से ये सारे इम्तिहानात पास किए। उसके बाद इसने एकोल नॉर्मल सुपीरियर जो कि एक बहुत प्रेस्टिजियस और बहुत सुपीरियर इंस्टीट्यूशन था पेरिस का, वहाँ पे इसने दाखिला लेने की ये तैयारी की और उस तैयारी के दौरान इसकी मुलाकात और इसका जो अतालीक था वो हिप्पोलाइट था, जो कि एक बहुत बड़ा ख़ुद भी फ़िलासफ़र है और उसकी जो ज़्यादा उसका जो इंटरेस्ट और उसका काम है उसका हीगल पे है, जो जर्मन आइडियलिस्ट या मिसाल प्रस्त था। इसके साथ साथ ये हिप्पोलाइट जो है इससे दूसरे जो फ़लसफ़े के जो डायमेंशन थी वो भी इसने सीखे और उसके बाद इसने एकोल नॉर्मल सुपीरियर में दाखिला ले लिया। 1946 में दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हो चुकी है और इसके बाद इसने पेरिस में आके एकोल नॉर्मल सुपीरियर में फ़लसफ़ा और बाकी हिस्ट्री की तालीम शुरू कर दी। वहाँ पे इसकी मुलाकात अल्थूज़र जो है एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल सोशलिस्ट कह सकते हैं, मार्क्सिस्ट था, उससे इसकी मुलाकात होती है और वो इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर और इम्प्रेस होता है। उसी दौर में उसी एकोल सुपीरियर में इसकी मुलाकात मर्लो पोंटी से होती है, जो बहुत बड़ा फिनोमिनोलॉजिस्ट है, जो फ्रेंच एक मजहरियत पसंद या फिनोमिनोलॉजिस्ट है। ये उस ज़माने के एक जो फ़लसफ़े के और साइकोलॉजी के बड़े स्कूल थे जिसमें मजहरियत परस्ती या मजहरियत पसंदी या फिनोमिनोलॉजी और उसके साथ साथ हेडिगर और कार्ल जॉस्पर जो थे ये भी जर्मन इसकी वो उनसे भी इंस्पायर था। उसके बाद इसने वहाँ से अपनी तालीम मुकम्मल की और 1951 में उसने वहीं पे साइकोलॉजी पढ़ानी शुरू कर दी और ये इसके लिए एज़ाज़ की बात थी कि साइकोलॉजी में इसका एक शागिर्द जो था, जो बाद में बहुत बड़ा एक खुद पोस्ट मॉडर्निस्ट या डिस्ट्रक्चरलिस्ट या
ड्रीडा जो है एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र है, उसने ऑफ ग्रामेटोलॉजी एक बुक भी लिखी है बहुत फेमस, वो इसका शागिर्द था। अगरचे बाद में इनका एक इख्तलाफ भी हुआ नज़रियाती, लेकिन इसके बावजूद ये उसके लिए बहुत एज़ाज़ की बात थी दोनों के लिए कि फूको और ड्रीडा उस्ताद शागिर्द थे। 1953 में 1953 में ये इसका एक दोस्त बनता है, सरियलिस्ट कंपोज़र ब्राके जो था, ब्राके और ये दोनों, इनका एक गहरी कल्बी और जज्बाती तल्लुक़ कायम होता है और ये दोनों मिल के अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए इटली चले जाते हैं। इटली में जब ये अपनी छुट्टियां गुजार रहा होता है तो वहाँ पे इसके हाथ बहुत बड़ा जो एक जर्मन फ़िलासफ़र है नीत्शे, तो नीत्शे की एक बुक है अनटाइमली मेडिटेशन। ये बेसिकली इसके अंदर एसेज हैं नीत्शे के, जो कि बहुत बड़ा एक एग्जिस्टेंशलिस्ट या एक बहुत बड़ा नाइलिस्ट था, उसकी ये किताब इसको बहुत इंस्पायर करती है। और उसके बाद वो एक किस्म का उसका एक ज़हनी इनकलाब आता है और वो जो उसकी एक ज़हनी लाइन मुतय्यन हो जाती है कि उसने किस फील्ड में आगे जाना है और किस चीज़ में अपनी रिसर्च और तहकीक करनी है। 1953 में ये वापस आता है, वापस आके वो उसी ज़माने में पेरिस में एक सैमुअल बेकेट जो बहुत बड़ा प्ले राइटर है, एक ड्रामाटिस्ट है, राइटर है, उसका वेटिंग फॉर द गोडो, उसका जो ड्रामा है उसको उसने देखता है और उससे भी बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। उसके बाद 1955 से 1955 से लेके 1960 तक फूको जो है ये स्वीडन में जाता है। स्वीडन में ये सकाफ़ती सफ़ीर बनता है वहाँ पे फ्रांस का, और उसकी वहाँ पे भी जुस्तजू और उसकी जो तहकीक है और उसकी जो दिलचस्पी है वो लाइब्रेरी में होती है और वो अपना ज़्यादा वक्त जो है वो लाइब्रेरी में ही गुजारता है। इससे पहले थोड़ा सा अगर हम बताएं कि जब ये एकोल नॉर्मल सुपीरियर में था तो ये अपने जो बाकी स्टूडेंट थे, तालिब इल्म थे, उनसे अलग थलग रहता था और उसी दौरान जब ये एकोल नॉर्मल सुपीरियर में था वहाँ पे इसने ख़ुदकशी करने की भी कोशिश की। इसको फादर को पता चला, इसकी फैमिली को पता चला, तो उस ज़माने का एक जो बहुत फेमस माहिर अमराज या दिमागी अमराजियात या साइकेट्रिस्ट था, उसके पास इसको भेजा गया। क्योंकि उस ज़माने में तहलील नफ्सी जो था वो एक मुरवजा तरीका इलाज था जहनी अमराज का, तो इसको वो साइको एनालिस्ट ने वहाँ पे ट्रीट किया। लेकिन दिलचस्प ये बात है कि ये समझता था कि मैं शायद वो मेरा ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, बल्कि मैं उसको समझ रहा हूँ कि किस तरह वो उस ज़माने के जो नॉर्मेलिटी थी, जो नॉर्मेलिटी डिफ़ाइन की जाती थी, जो लेजिटिमाइज्ड नॉर्मेलिटी थी, जो साइकेट्रिस्ट कहते थे, उसकी तरफ वो उसको ले जाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसको एहसास हो रहा था कि ये जो लेजिटिमाइज्ड और ये जो स्टैंडर्डाइज किस्म की नॉर्मेलिटी है जहनी जो है, ये किसी तरह से भी एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, ये कोई मारूज़ी हकीकत नहीं है जहनी सेहत के मतलब। हम बात कर रहे थे कि 1955 में ये स्वीडन जाता है और वहाँ पे अपना ये एक सकाफ़ती सफ़ीर की वहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। वहाँ पे ये ज़्यादा वक्त अपना लाइब्रेरीज़ में गुजारता है। वहाँ पे अपसाला एक सिटी है, वहाँ पे ज़्यादा इसका वक्त गुज़रता है और वहाँ पे भी ये बहुत सारे लोगों से दोस्तियाँ कर लेता है और बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा शराबनोशी मैनोशी करता है, बादानोशी करता है। और बादानोशी और मैनोशी की हालत में ही वो अपनी महंगी गाड़ी जागवार उसको रेकलेसली बड़ा गैर मुहतात
तरीके से उसको ड्राइव करता था, उसकी 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 वजह से भी अपनी जान को ख़तरे में डालता था। और इसी दौरान इसको एहसास होता है कि अगर वो रिस्की काम करता है, और उससे पहले उसको नियर डेथ एक्सपीरियंस, जब वो ओपियम लेने की हालत में उसका कार एक्सीडेंट हुआ था, और उसको जो नियर डेथ एक्सपीरियंस था उसमें एक उसको बहुत सेंसेशन महसूस हुई। तो ये उसकी जो लाइफ का स्टाइल था। उसी ज़माने में इसने हेडिगर को पढ़ा, उस ज़माने में इसने कार्ल जैस्पर को पढ़ा। ये वजूद परस्त थे और ये फिनोमिनोलॉजिस्ट भी थे। और एक स्विस साइकेट्रिस्ट था बिन्स्वेंगर, उसकी जो बुक्स को भी इसने ट्रांसलेट किया। वो जो उसकी वजह से इसकी इंस्पिरेशन वजूदियत में भी है। सार्थर के साथ भी इसके बड़े अच्छे तल्लुकात थे, लेकिन बाद में इसने कोई ख़ास वजूदियत में दिलचस्पी या कोई ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं की। 1950 और 1953 के दौरान ही ये, चूँकि अल्दुज़र जो था इसका टीचर भी था, इसका इंस्पिरेशन भी थी, वो स्ट्रक्चरल जो कम्युनिस्ट था, तो इसने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन की। लेकिन 1953 में इसने फिर कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ दी। इसके बाद जब ये अपसाला में ही था तो उसने एक पीएचडी की मकाला लिखा, लेकिन वो यूनिवर्सिटी ने इसका पीएचडी का मकाला रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद ये वारसा चला गया, वहाँ पे ये फ्रांसीसी ज़बान पढ़ाता था, और वारसा यूनिवर्सिटी में किसी वजह से इसको वहाँ पे टिकने नहीं दिया गया, और वहाँ से भी ये अपनी कुछ आदात और कुछ अपनी कहते हैं ज़हनी इंतशार और ज़हनी कुछ इसकी इडियोसिंक्रेसीज थी, उनकी वजह से इसको वारसा भी छोड़ना पड़ा। उसके बाद हैम्बर्ग आ गया वेस्ट जर्मनी, वहाँ पे भी इसने फ्रांसीसी ज़बान पढ़ाई, और फिर 1960 में ये वापस आ गया। फ्रांस वापस आने के बाद इसने क्लेयरमोंट फराड यूनिवर्सिटी है उसको ज्वाइन किया, और 1961 में इसने अपना जो डिसर्टेशन था या थीसिस था पीएचडी का, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, इसको कंपाइल किया, और 1961 में ये उसका पहला बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। और इसकी फिर एब्रिज्ड फॉर्म में बाद में अंग्रेज़ी में भी इसका ट्रांसलेशन हुआ। और आप अगर देखें तो इसकी जो ज़ाती ज़िंदगी थी, जिसमें ये साइकेट्रिक पेशेंट भी रहा, फिर इसने ख़ुदकशी की कोशिश भी की, और उसके बाद इसको साइको एनालिस्ट है उसने ट्रीट करने की कोशिश की। उसको अपनी एक मनमानी जो नॉर्मेलिटी की जो डेफिनेशन और जो उसकी स्टैंडर्डाइज रियलिटी बेस्ड मारूजी जो तहकीक थी उस ज़माने की, उसके मुताबिक इसको उसने कहा कि अगर आप इस तरह बिहेव करोगे तो ये जिनसी बेरहरवी होगी, और इस तरह करोगे तो ये आप एक नॉर्मल इंसान हो जाओगे। तो उसने बेसिकली मैडनेस एंड सिविलाइजेशन में इसी चीज़ को एलेबोरेट किया कि किस तरह एक ज़माने की एबनॉर्मलिटी दूसरे ज़माने की नॉर्मेलिटी बन जाती है, और एक ज़माने का जो एबनॉर्मल इंसान है उसको दूसरे ज़माने में किस तरह ट्रीट किया जाता है, और किस तरह उसकी एबनॉर्मेलिटी की वजह से वो सोशली मार्जिनलाइज्ड हो जाता है। और इसके बाद इसने जो दूसरी बुक लिखी 1963 में, उसने बर्थ ऑफ क्लिनिक। अच्छा, बर्थ ऑफ क्लिनिक में भी देखें तो उसने कहा कि ये जो एक एनलाइटनमेंट वाला और एज ऑफ रीज़न जो है, जो 18वीं और 19वीं सदी में आई, जहाँ पे हमने एक पागल खाने बना दिए, असाइलियम बना दिए, आपने
मैडनेस जो है उसको ट्रीट करने के लिए रिसर्च करने के बाद जो साइकियाट्रिस्ट थे उनको एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट करने के बाद उसकी को ट्रीटमेंट शुरू किया। तो कैसे ये जो एबनॉर्मेलिटी का जो ट्रीटमेंट था वो कितना नुकसानदेह था उन लोगों के लिए जो कि थोड़ा डिफरेंट सोचते थे, जो बाकी मासी से अलग अलग थे, जो कि क्रिएटिव थे, जो कि अपने दौर के लोगों से कुछ आगे थे, लेकिन चूंकि वो जो मीडियोकर पॉपुलेशन थी उनके लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं था, तो उनको वो एबनॉर्मल डिक्लेयर करके कैसे पागल खानों में और असाइलम्स में भेज दिए थे। तो 1963 में बर्थ ऑफ क्लिनिक लिखता है और उसके बाद इसने मज़ीद अपने काम को आगे बढ़ाया और 1966 में इसने आर्डर ऑफ द थिंग, ये बहुत पेचीदा और मुश्किल किताब है। और उसके बाद ये ट्यूनिस यूनिवर्सिटी में 1966 से 1968 तक ये ट्यूनिस की यूनिवर्सिटी में ट्यूनिस में चला जाता है, जो उस वक्त फ्रेंच ज़बान उसमें भी बोली जाती थी, उनकी सरकारी ज़बान थी ट्यूनिस की। उसके बाद ये वापस आता है और 1969 में आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज इसकी बुक आती है और उसके बाद 1970 में ये वापस आके कॉलेज डी फ्रांस को ज्वाइन कर लेता है। ये बड़ी इसके लिए एजाज़ की बात थी और वहाँ पे ये HOD हो जाता है और वहीं पे इसकी जो तहकीक है, उसकी जो इंटरेस्ट है वो मज़ीद उसको जला बख्शती है। उसका जो इन्वायरमेंट है वो जो अदबी और दानिशवाराना माहौल है। और वहीं पे ये अपनी जो अगली बुक है डिसिप्लिन एंड पनिश, पहले उसने एबनॉर्मल पॉपुलेशन को टारगेट किया, फोकस किया कि किस तरह उसको मॉडर्न जो सिविलाइजेशन है, जो कैसे जदीद दौर में, कैसे एनलाइटेंड दौर में, कैसे एज ऑफ रीज़न में ट्रीट किया जाता है। और इसके बाद उसने कहा कि किस तरह प्रिजन्स को ट्रीट किया जाता है, वो लोग जो कि सोशली मार्जिनलाइज्ड हैं, जो कि सोसाइटी जिनको अलग थलग कर देती है उनके बिहेवियर की वजह से। और डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट या डिसिप्लिन एंड पनिश उसकी जो बुक है उसके अंदर बड़ी डिटेल के साथ उसने मुआवजना किया है वो सज़ाएं जो पब्लिकली दी जाती थी कुरून वुस्ता में और एनलाइटनमेंट से पहले, निशत सानिया रेनेसेंस के दौर में और एनलाइटन या एज ऑफ रीज़न में, किस तरह उसको जब पब्लिक जो पनिशमेंट थी उसको प्राइवेट किया गया और कैसे जो जेल खाना जात थे, कैसे जेल्स को कंस्ट्रक्ट किया गया और कैसे जेलर था वो हर वक्त कोशिश करता था कि कैदी जो थे उसकी नज़रों के सामने रहें या उनको एहसास हो कि कैदी हर वक्त उनकी सर्वेलेंस जेलर्स कर रहे हैं एक साइंटिफिक तरीके से। उसके बाद ये 1976 में इसने 4 वॉल्यूम्स में हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी लिखनी शुरू कर दी और उसी ज़माने में ये इसने बाहर के जो टूर्स हैं वो भी करने शुरू कर दिए। इसका जो चर्चा था, इसका जो फ़लसफ़ा था, जिसको हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट भी कह सकते हैं, जो पोस्ट मॉडर्निस्ट भी कह सकते हैं, या माबाद जदीदियत का फ़लसफ़ा जो है, जिसके अंदर उसने जो महाबयानिए हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको चैलेंज किया और उसकी जगह उसने कहा कि किस तरह रियलिटी यूनिवर्सल नहीं, मोरालिटी और ट्रूथ जो है यूनिवर्सल नहीं है, आलमगीरी नहीं है, सच जो है। और उसके बाद इसकी ये वजह शोहरत इसकी वजह से इसको अमेरिका में, ब्राज़ील में, जापान में और कनाडा में ये वहाँ पे रेगुलरली बाकायदगी से लेक्चर्स के लिए जाता था। और उस ज़माने में जब ये अमेरिका जाता था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में, तो वहाँ की जो नाइट क्लब्स या बार्स थी वहाँ पे भी ये बाकायदगी से जाता था और अपने दोस्तों के साथ मिलके वहाँ की जो
लाइफ थी उसके अंदर अपने आप को लुत्फ़ अंदोज़ होता था। उस ज़माने में फिर इसने बदकिस्मती से एड्स जो थी ये इसको लग गई और इसको इसकी बीमारी और डेथ तक इसकी बीमारी को छिपाया गया। 1984 में इसकी डेथ होती है और उस वक्त भी ये अनाउंस नहीं किया जाता कि इसकी डेथ जो है वो एड्स की वजह से हुई है और इसको वहीं पे दफना दिया जाता है पेरिस में। ये एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र और बहुत बड़ा दानिश्वर है जिसने अपने हम असर जो हैं और अपने जो बाद में आने वाले जो फ़िलासफ़र हैं उन पे गहरा असर छोड़ा। अच्छा, एक थोड़ी और चीज़ भी आप देखें कि इसका हल्का अहबाब बहुत वसी था। ये 1979 में ईरान में जो इनकलाब आया उसी सिलसिले में ये 1981 में ये तेहरान भी गया और इसने इमाम ख़मीनी से मुलाकात भी की और उसने बड़ी तारीफ़ और तहसीन की ईरानी इनकलाब की। इसके साथ साथ ये जहाँ भी जिस कभी जो अगर नस्ली तासुब का मुजाहरा होता था फ़लस्तीनियों के साथ, बाकी जो लोग मज़लूम थे, जो प्रिजनर थे, जो सेक्सुअल परवर्ट थे, ये उनका भरपूर साथ देता था और उनके लिए पब्लिकली डिमॉन्स्ट्रेट भी करता था। तो ये इसकी एक मुख्तसर सवाने उम्री है और उसका बैकग्राउंड है। और फिर यही बात कि ये ख़ुद एक बुर्ज़वा सोसाइटी से, बुर्ज़वा क्लास से, एक साहब सरवत क्लास से, मुतवव्वल घराने से इसका तल्लक था, बहुत अमीर घराने से तल्लक था, लेकिन इसने कभी पब्लिकली इस चीज़ को ज़्यादा डिस्प्ले नहीं किया। वो हमेशा कभी कम्युनिस्ट होता था, कभी इनार्किस्ट होता था, कभी नाइलिस्ट होता था और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट होता था और हर किस्म के जो स्टेटस को है उसके अगेंस्ट वो रिवोल्ट करता था, बगावत का अलम बुलंद करता था।